नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसका क्विक रिवीजन समझ लीजिए वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं, जिसमें हम बहुत तेज़ी से वही प्रश्नों का वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये आप इसकी पीडीएफ आपके पास मौजूद है, आप ये टेस्ट कर भी चुके हैं और इसे कराने का मतलब केवल यही मकसद है कि आप अच्छी तरीके से उस टेस्ट को कंठस्थ कर सकें। और इस तरीके से आपने टेस्ट देखा होगा, बनाया गया है कि आपको हर पहलुओं को टच करने का मिलेगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। आइए देखते हैं, ये आधुनिक भारत का टेस्ट है, उसके एक्सप्लेनेशन है कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। एक स्वतंत्र भारत की स्थापना, शोषित के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना, पश्चिमी विचारों से हिंदू समुदाय को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करना, या भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वह था ऑप्शन बी, शोषित के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना। देख लेते हैं प्रार्थना समाज, जो इसका मुख्य बात रहेगा वही बताते हुए तेज़ी से चलेंगे। आप लोग सब जान रहे होंगे, यह केवल क्विक रिवीजन का है। स्थापना 1867 में हुई और आत्मा राम पांडुरंग जी ने इसकी की थी, और इसका उद्देश्य क्या था कि शोषित व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, और जैसे बाल विवाह को समाप्त करना, महिलाओं को शिक्षा आदि सब में प्रोत्साहित, विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंध लगाना प्रतिबंध को समाप्त करने की बात इस संस्थान के द्वारा किया गया था। अगला है कि पंजाब के कूका विद्रोह का उद्देश्य था। कूका आप जानते हैं भगवत जवाहरमल इसके अनुयायी थे। तो देखिए क्या उद्देश्य था। सिख भूमि को ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र करवाना, 1857 के विद्रोह के पंजाबियों के शहीदों को न्याय दिलाना, या गुरुद्वारों को अज्ञानी और भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना, या सभी दुर्व्यवहार, अंधविश्वास और कुप्रथाओं को हटाकर सिख धर्म में सुधार करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी है, यही इसका मोटो था। ये कब किया गया जान लीजिए, 1840 में पश्चिम पंजाब में हुआ, और भगवत जवाहर मलिक जो थे, जिन्हें और किस नाम से जाना जाता है, सियान साहब। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और इस आंदोलन का उसके बाद कौन नेता बना था, बाबा राम सिंह। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है कूका आंदोलन से, तो याद आप रखेंगे। और बाबा राम सिंह से एक और बात महत्वपूर्ण है कि नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। इनका भी उद्देश्य लगभग सेम प्रार्थना समाज की तरह ही था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान जोत द्वार के रूप में जाने वाले धनी किसानों के एक वर्ग ने गांव में अपनी स्थिति को मजबूत किया और भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। या जोतदार जमींदारों के प्रति वफादार थे, उन्हें रैयतों का राजस्व एकत्रित करने में मदद करते थे। इसमें से कौन सा सही नहीं है, यही आपके पूछा गया है। तो इसमें जो जोतदार थे, इसमें जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी। ये कथन आपका गलत दिया गया, पहला सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अंत में संकट का सामना कर रहे थे कौन, जमींदार वर्ग, और धनी किसानों का एक समूह गाँव में स्थिति मजबूत कर रहा था। इस वर्ग में क्या था कि जोतदार के रूप में माना जाता था। जोतदारों ने भूमि के विशाल क्षेत्र, यानी ये लगभग 1000 एकड़ का अपना अधिग्रहण स्थापित किया था। साहूकारों को नियंत्रित किया, गरीब कृषकों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग इन लोगों ने किया था। ये सब चीज़ें इसमें थी। ब्रिटिश शासन के समय प्रचलित अमलाह शब्द किसे संदर्भित करता है, ग्राम प्रधान, जमींदार का अधिकारी, या समृद्ध किसान, या बटाईदार। तो इसमें बस पूछा है कि अमलाह किसे कहते हैं, तो जमींदार के अधिकारी को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भूदान आंदोलन महत्वपूर्ण, विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। आइए देखते हैं। भूदान आंदोलन ने धनी जमींदारों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का 1% भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। इसने ग्राम दान अवधारणा को व्यापक बनाया और भूमि के साझा स्वामित्व की वकालत की। तो आप अभी बताया कि इसे विनोबा भावे जी ने क्रियान्वित किया था, गांधी जी ने नहीं। तो पहला और तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया, गांधीवादी विचारधारा के थे। 1951 में कौन सा गांव, पोचमपल्ली। तो गांव याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि भूमिहीन को वितरित करना है, मतलब जिसके पास अधिक ज़मीन है वो भूमिहीनों को ज़मीन दे दे। 1/6 भाग मांगा गया। 1952 में आंदोलन ने ग्राम दान, उपहार में गांव या पूरे गांव के दान की अवधारणा का व्यापक प्रयोग किया था। देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसने केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की समान संख्या की सिफारिश की। इसने अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। कौन सही नहीं है? तो इसने अल्पसंख्यकों की सीटों को, आरक्षित सीटों को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की थी, अर्थात ऑप्शन केवल 2 नहीं सही। ठीक है। उस समय कांग्रेस नेता कौन थे? भूलाभाई देसाई जी विधानसभा में थे, और विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता कौन थे? लियाकत अली खान जी से मुलाकात हुई, और दोनों ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा किया था। क्या था? कि अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीट आरक्षित हो, कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या समान हो, जो पहला कथन कहा गया था। ठीक है। अगला है आपका कि अदालत में आईएनए कैदियों की रक्षा की पैरवी किसने की थी? आईएनए आप जान रहे होंगे 1946 बहुत महत्वपूर्ण मामला था। उसमें भीमराव अंबेडकर ने की थी, तेज बहादुर सप्रू जी ने की थी, या जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं, जब बल्कि तेज बहादुर सप्रू जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है। ये देखिए 1945, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ। मुंबई में युद्ध के पश्चात कांग्रेस अधिवेशन में आईएनए के लिए कांग्रेस समर्थन की घोषणा करते हुए मजबूत प्रस्ताव अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और कौन कौन थे? भूलाभाई देसाई जी, बहादुर सप्रू जी, कैलाशनाथ काटजू जी, जवाहरलाल नेहरू जी और आसफ अली, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण नाम इनका था। ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन के बारे में है कि इसमें क्या क्या शामिल था? भारत का विभाजन, मनोनीत संविधान सभा, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना, या रियासतें ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन होंगी। इसमें से कौन इसमें था? 1 2 4 3 1 3 2 3 4। ठीक है। तो केवल इसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना था, अर्थात केवल बी। ठीक है। भारत का विभाजन आप जानते हैं माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। क्या था? पूर्ण पाकिस्तान की मांग जो की थी उसे अस्वीकृत किया कैबिनेट मिशन ने, और संविधान सभा का निर्वाचन किया। प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने जाएंगे, जैसे मुस्लिम, सिख और अन्य हिंदू सहित। जो प्रांत होंगे यही बात पूर्ण स्वायत्तता और अशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है, अर्थात यही केवल बात उसमें मानी गई। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ब्रिटिश क्लीमेट एंटली की घोषणा 1947 में किस के मुख्य बिंदु क्या थे? ब्रिटिश केवल एक सरकार को सत्ता प्रदान करेंगे और स्वायत्त प्रांतीय सरकारों के विचार को नकार दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनी रहेंगी। इसमें से कौन से सही है? 1 2 या 2 या 1 दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो ये दोनों नहीं है। आइए इसका व्याख्या देख ले। अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश में? एटली जी ने, और इन्होंने 30 जून 1948 की एक सीमा निर्धारित की, भले ही भारतीय राजनेता संविधान पर उस समय सहमत नहीं थे। यह संविधान पूरी तरह से क्या था? प्रातिनिधिक नहीं होगी। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में शामिल न होने पर तो ब्रिटिश केंद्रीय सरकार या मौजूदा प्रांतीय सरकार को सत्ता का हस्तांतरण करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता, यदि विभाजन किया जाता है तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, हैदराबाद का पाकिस्तान में मिले। इसमें से कौन सा सही है? केवल 2 1 2 या 1 3 या 2 और 3? ठीक है। तो इसमें जो सही है, हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय इन्होंने नहीं कहा था, 15 अगस्त को स्वतंत्रता के लिए बोला था, और विभाजन के एक सीमा आयोग गठित किया था, अर्थात 1 और 2 ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लें। क्या क्या था, अभी सब देख लीजिए, पूरा पोस्टमार्टम कर लें। रियासतों की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया था, या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकेंगे। बंगाल की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया। हैदराबाद का पाकिस्तान विलय जो कहा गया था उसको अस्वीकार किया था। 15 अगस्त को 1947 में स्वतंत्रता दी और विभाजन किया तो एक सीमा आयोग का गठन। ये इनकी बात है। रेड क्लिफ योजना आप देखे होंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है कि भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन योजना की विफलता का एक प्रमुख आधार था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों का उद्भव हुआ। कौन से सही है? 1 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इससे ही आप देख सकते हैं, इससे ही समझ जाएंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के हैं। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है। समानांतर सरकार कई जगह आप जानते हैं, बलिया में चित्तू पांडे जी लोग, कई जगह, तो ऑप्शन बी सही है। आइए देख लेते हैं।
ये कब हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध में 18 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, इन्हीं का नारा है करो या मरो, ठीक है। और कहाँ हुआ? बॉम्बे के ग्वाटिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं द्वारा आशंका और आलोचना की गई, लेकिन इसका समर्थन किया और अंततः गांधी जी का नेतृत्व समर्थन मिला। इसमें जो महत्वपूर्ण पूरे फैक्ट्स सर ने लिखा है, ये आपने पढ़ा ही होगा। गांधी जी का, आज़ाद जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी सब गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। पूरे देश में कार्यालयों पर छापा मारा गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसका परिणाम, आंदोलन का आधा भाग प्रदर्शन जुलूसों के साथ शांतिपूर्ण था। महात्मा गांधी की रिहाई तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरा भाग जो था वह डाकघरों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों पर छापे और आगजनी की घटनाओं के साथ हिंसक। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे, उनके साथ हिंसा की नीति अपनाई उन्होंने। कुछ हिस्सों में इन्होंने सरकारें, समानांतर सरकारें चलाई, जैसे देखिए पूर्वी यूपी बलिया में किसने? चित्तू पांडे जी ने चलाई पहली समानांतर सरकार। बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में जाति सरकार अस्तित्व में आई। महाराष्ट्र में सतारा सबसे लंबे तक चलने वाली, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सतारा जो समानांतर सरकार चली थी वो सबसे लंबी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के सामान्य निर्देशों में कौन से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए थे? सरकारी कर्मचारी को इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा की घोषणा करनी चाहिए। यदि जमींदार सरकार विरोधी है तो पारस्परिक रूप से सहमत भूमिहारों का भुगतान करे, और यदि जमींदार सरकार समर्थक है तो भूमि करों का भुगतान न करे। रियासतों के लिए लोगों का शासन समर्थक तभी करना चाहिए जब वह सरकार विरोधी है। तो कौन से इसमें सही है? बी और सी सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, यानी दूसरा तीसरा। पहला नहीं है, कांग्रेस के प्रति निष्ठा की बात उन्होंने नहीं की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में किसने भूमिगत गतिविधियों का संचालन किया? ऊपर अभी हमने देखा था। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण या लाला लाजपत राय। तो ऊपर के तीनों नाम जो हैं आपको, ये क्या थे? भूमिगत, 1 2 3, ठीक है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण। लाला लाजपत राय को आप जानते हैं, लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, तो इससे ही आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली जी, ये इतने। सुचेता कृपलानी जी, आरपी गोयनका जी ने। उषा मेहता ने किस लिए है कि बम्बई में भूमिगत रेड को शुरू किया, ठीक है। हथियार और गोला बारूद वितरित करने के लिए, कमांड और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन्होंने निरंतर मनोबल बढ़ाया। साइमन वही लाला लाजपत राय जी, इसके खिलाफ इनकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज से। उसके बाद उग्र दल यानी भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोगों ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। लाहौर षड्यंत्र हुआ था, उस पर उनको फांसी भी दी गई थी, आप सब जानते हैं। वेवेल योजना में क्या शामिल था? वेवेल योजना में क्या शामिल था ये पूछा है। कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण, कार्यकारी परिषद में किसी प्रकार के जाति और धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त करना, गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर वीटो का प्रयोग करना। इसमें से पूछा कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए सही है। चलिए इस देख ले रहे हैं तो क्या है। आप निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रमिक क्रम अव्यवस्थित कीजिए। कई बहुत पूछा जाता है। पहला क्या है? राजगोपालाचारी सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, देसाई लियाकत समझौते का प्रस्ताव, इस सब पे चर्चा हो गई, ठीक है। तो ऊपर भी चर्चा हुई। सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर क्या था? राजगोपालाचारी सूत्र, फिर लियाकत समझौता, फिर वेवेल योजना, अर्थात ऑप्शन बी। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते हैं? तो ईंट और पंख, आप देख भी चुके हैं। तो किसके बनाए जाते थे? ईंट और पंख के। अगला है आपका कि 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? जोसेफ बैक्स, जेम्स कुक, रॉबर्ट ओवेन या रॉबर्ट फ्रांस। तो ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रांस ने। अच्छा प्रश्न है यह कौन थे? ये स्कॉटिक वनस्पति शास्त्री, प्लांट हंटर और यात्री थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीन से चाय के पौधों की चोरी के लिए जाने जाते हैं। तो चाय सबसे पहले चीन में ही, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया? ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। महारानी विक्टोरिया ने कहा, रूस का पीटर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट या गुस्ताव सेकंड एडॉल्फ? तो रूस का पीटर द ग्रेट। अच्छे प्रश्न सर ने डाले हैं। यह कथन उनका है। किस यूरोपीय यात्री ने यह अवलोकित किया? क्या एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारागर्दों की गुस्ताख नज़रों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन है तो डायरेक्ट समझिए कि अबे जे एंड एबाइस ने यह कथन कहा। निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित लॉर्ड एलनबरो ने अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी ने सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सन जॉनसोर तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। इसमें तो होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी लॉर्ड एल्बनेरो सिंध का विलीनीकरण, दास प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, व्यक्त का सिद्धांत। तो ये प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सॉरी, इसमें सही पूछा है, गलत नहीं। तो डलहौजी ने अवध का किया था, एल्बनेरो ने सिंध का किया था, लॉर्ड वेलेजली यानी 1799 में ही थे ये, और उसी समय चौथुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सही है। सॉरी, इसमें पूछा है, इसमें मैं ही कंफ्यूज हो गया। यही कंफ्यूजन एग्जाम गलत कराता है प्रश्न। सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी अभी ऊपर देखिए विलीनीकरण सही है। डफरिन के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई। लॉर्ड विलियम बेटिंग चार्ज एक्ट 1833 पारित होना, और लॉर्ड ईटन प्रथम अफगान युद्ध। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लीटन के कार्यकाल क्या था? ये था। अगला है कि इल्बर्ट विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये प्रश्न इस पे बनते हैं। क्या है कि इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसने संपूर्ण सिविल और दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों में विरोध उत्पन्न हुआ। विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया। इसमें सही कौन है वही आपको देखना है। तो ए ऑप्शन सी 1 और 3 ये दोनों सही है। ये मैंने खुद देख लिया गलती से, तो इसलिए बहुत बता दिया। इल्बर्ट बिल में भारतीय अधिकारियों को सीमित दांडिक अधिकारिता प्रदान करते हुए जिला स्तर के भारतीय न्यायाधीशों के ब्रिटिश मुलजिमों पर न्यायिक आदेश जारी करने का प्रस्ताव था। इसका ब्रिटिश समुदाय ने जोरदार विरोध किया और 1884 में इसमें परिवर्तन कर पास किया गया। ठीक है, तो देखिए जो टेस्ट बनाया गया बहुत बेहतरीन टेस्ट है कि आपको हर पहलुओं को मॉडर्न हिस्ट्री के छुआ जा रहा है। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? हेनरी दुंडास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो या माउंट स्टुअर्ट एल फिंगमंटर? ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है, ये सबको आ रहा होगा। ऑप्शन बी रीड जी ने। आइए व्याख्या देख लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रारंभ कब हुआ था? 1792 में रीड द्वारा। 1920 में कहा? मद्रास, बम्बई और बंगाल में। ठीक है, परसिमन कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 में पारित किया गया था किस विषय को संबोधित करता है? परसिमन से ही आप समझ सकते हैं कि साहूकार और रैयत किसानों को मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, अगला है कि 1856 का सारांश समझौते निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है? तालुकेदार भूमि के वैध स्वामी थे। तालुकेदार दस्तदास थे, इनकी भूमि में कोई स्थायी पड़ नहीं था। तालुकेदार खतिहारों को भूमि से बेदखल कर सकते थे। जो राजस्व के पास जाता था वो तालुका उसका एक भाग ले लेता था। ठीक है, तो कौन होता? ऑप्शन बी सही है कि भूमि में कोई स्थायी पड़ नहीं था। तालुकेदार जो थे वो दंसदास थे। इसमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि पूंजी ने
अल्प विकास को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, अपितु इसके लिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। यह किसकी थी? विल वारन। तो जितने भी कथन कहे गए हैं उसे आप एक जगह, सॉरी जियोफ्रे के हैं, इसे एक जगह लिख लीजिए आप, और जहाँ आप प्रतिदिन बैठते उठते हो वहाँ चपका दीजिए तो सारे कथन याद हो जाएंगे। कथन है, डायरेक्ट प्रश्न इसमें पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योग का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, ये सभी का विनाश हुआ था, केवल भारतीय सामंतवाद व्यवस्था लागू हुई थी, विनाश नहीं हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि किसान से इतनी अधिक आगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल सम्राट में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री ने कहा था? तो फ्रांसिस्के पेल्सर्ड। याद रखिएगा, ये कथन लिख लीजिए कहीं। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? तो यह प्रश्न तो सिंपल है, सर जेम्स आउंड्रम, बेजांसी डिजरेली, टी.आर. होम्स या आर.सी. मजूमदार। तो किसने कहा था? ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथन हैं, उस पर विचार करना है। विद्रोह का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। इसमें से कौन सा सही है, यही पूछा गया। तो केंद्रीय नेतृत्व ने कोई विश्वासघात नहीं किया था, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 3। बैरकपुर के विद्रोह से प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे जी ने कहा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, वहीं से यह स्टार्ट होता है। 1858 में फैजाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जिसे जनरल रेनल्ड ने दबाया। लखनऊ के नवाब शाह बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिजारिस कादिर के संरक्षक के रूप में आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे अंग्रेज जनरल कैंप ने दबा दिया। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी, दोनों चीज़ें हुई, अर्थात ऑप्शन सी। अगला ये देखिए, ये कब हुआ, डेट भी पूछता है। तो 1855-56 के समय में हुआ। 5500 वर्ग का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि क्षेत्रों से लिया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, इससे वहाँ के लोग क्या हो गए? संतुष्ट। ब्रिटिश भारतीय इतिहास में घटनाक्रम को, ये देखिए फिर आ गया, इसी तरीके से सजाने के लिए पूछ रहा है, तो आपको इसी तरीके से सजाना है। संथाल विप्लव अभी देखा 1855 और 56, एक यहीं समझ लीजिए ऊपर। नील विद्रोह, सन्यासी और फकीर विप्लव, बिरसा मुंडा विप्लव। इसमें से सही क्या करना है? सन्यासी सबसे पहले आए, फिर संथाल हुआ, फिर नील होता है, फिर बिरसा मुंडा लास्ट में। एक है इनका काल। 1806 में संथाल, नील विद्रोह। 1861 में 1779, 1806 नहीं 1856, अभी ऊपर हमने देखा था 55-56 ना, सही कर लीजिए इसका। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। या अवध के किसानों ने जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रथम प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। तो सचिव जी जो थे वह सहजानंद सरस्वती जी तो अध्यक्ष थे, रंगा जी इसके सचिव थे। तो एक सही नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन बी सही होगा इसका। लखनऊ में यह अधिवेशन होता है, एनजी रंगा जी महासचिव, सहजानंद सरस्वती जी अध्यक्ष थे। कई एग्जाम में यह पूछा गया। ठीक है। उलुग के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह के संगठित, इसे बिरसा मुंडा भी विद्रोह कहते हैं, तो यही बिरसा मुंडा जी ही थे, अभी ऊपर हमने देखा भी। महान विद्रोह इसे कहा जाता है। झारखंड के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, वहाँ इन्हें पूजा भी जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग,
फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वैले जेली। इसमें जो सही है वो है केवल और केवल कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग। बनारस का संस्कृत कॉलेज जानते हैं जोनास डंकन, महत्वपूर्ण है यह। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, आर्थर वेलेजली के द्वारा नहीं। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। ठीक है, ये तो 1854 आप जान ही रहे हैं। एडम की रिपोर्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसका सही उत्तर है 1, 3, 4, 2। आइए देख लेते हैं हिंदू कॉलेज कब हुआ। 1857 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा तो आपके कई चीज़ कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, अंग्रेजी बंगाली नीति से इतिहास। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में हुई लंदन विश्वविद्यालय के आधारित पर। एडम की रिपोर्ट कब थी? 1835 में शिक्षा पर, और 1854 में आप देखेंगे वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? ब्रिटिश भारतीय संघ, भूमि धारक समाज, मद्रास देसी संघ या बॉम्बे संघ? तो पहला है ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारतीय संघ। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाया गया। 1951 में संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मिश्र। ये नाम बहुत पूछा जाता है। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन थे? BN राव जी और SN मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समाज अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। यह किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन ए। ठीक है, 22 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा कि भारतीय संविधान ने इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा आगा खां। तो ये जानते हैं कि उसी समय टर्किश खलीफा का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह से हिंदू मुस्लिम एक हुए थे। ठीक है, भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की थी। याद रखिए, फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद में यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। किस आंदोलन को हिंदुओं मुसलमानों का समर्थन मिला? चंपारण विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आप सभी जानते हैं किसको मिला? असहयोग आंदोलन में मिला 1920 में। खिलाफत आंदोलन के बाद ही था, अभी ऊपर भी चर्चा हुई, 1920 में असहयोग आंदोलन। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव? तो गुरु हरगोविंद जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। ठीक है, 2 लोगों को फांसी हुई थी, मतलब मृत्यु के घाट उतारा गया था। गुरु तेग बहादुर जी को, अर्जुन जी को। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। ठीक है, तेग बहादुर जी। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, बहुत खास नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इसे सर्वेंट स्टाफ सोसाइटी इंडिया या भारत सेवक समाज, कहाँ? पुणे में। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ट सुधार? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापना की। ठीक है, यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? तो ऑप्शन सी, बैगार्ड थी। इसे मैंने टेस्ट सीरीज में भी कराया था। अब यही कालक्रम है। लखनऊ समझौता, द्विज शासन का प्रवर्तन, रोलेट अधिनियम, बंग भंग। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बंग भंग पहले हुआ, फिर
लखनऊ समझौता हुआ। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगर आप 1-2 भी जानेंगे तो हो जाएगा। समझौता 16 में हुआ, रोलेट अधिनियम 19 में आया, देश शासन वही, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? पूर्वी बंगाल में, ठीक है। और काकोरी खड़क कहाँ हुआ था? अपने बगल में ही, यूपी में। तो बर्रा डकैती किसने की थी? पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के युवकों ने। निम्नलिखित घटनाओं में किसे एक मॉन्टेग्यू के निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? कर्जनवाइल को गोली मारा जाना, जलियांवाला बाग का नरसंहार, या आयनिक सक्रियतावादियों की हत्या? तो क्या था? जलियांवाला बाग का नरसंहार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। तो आप अगर आप इसे जान रहे होंगे तो आप इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नेवी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है? ए, अगस्त प्रस्ताव 1940, INA मुकदमा 1945, विद्रोह 46 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित किया गया? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर इन्होंने क्या किया? आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना इनका मानना था। उदारवादी क्या कहते हैं कि संविधान के अनुसार चलेंगे। अहिंसावादी थे वो लोग। ये सब चीज़ें थी। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेल किसका है? थियोडोर बेक, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग। कौन सही उत्तर है? तो आप देखेंगे 2 इल्बर्ट बिल तो है ही, 1, 2, 3 मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन कौन सही है आपका? ये सब संबंधित थे, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य यानी राष्ट्र जागृति, भारत भाग्य विधाता। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गान को सर्वप्रथम कहाँ गाया? भारत भाग्य विधाता 1912 के नाम से प्रकाशित किया था। 12 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मणिपुर में। जापान से रिटर्न होकर वो वहीं पहले अपना स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज ने फरवरी 1944 में कोहिमा, पलेल, तिदिम आदि क्षेत्रों में को अंग्रेज से मुक्त कराया था। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ, ये जान ही रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी, खान अब्दुल गफर खां। 14 जून 1947 ईस्वी का संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारतीय विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत जी ने पेश किया और अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसका समर्थन किया। खान अब्दुल गफर खान ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। अब्दुल कलाम आज़ाद जी का एक कथन था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मूर्ख थे। हिंदू इसलिए मूर्ख थे कि मुसलमानों ने अलग राष्ट्र माना, और मुसलमान इसलिए मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने क्यों मांगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा था जनगण मन किसने गाया? तो MS सुब्बा लक्ष्मी जी ने गाना गाया था। यह कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी और असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा या जनगण मन इन्होंने ही गाया था।
इंडियन सोशल रिफॉर्म जर्नल जो 1890 में प्रारंभ हुआ था, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक कौन थे? के.एन. नटराजन। ठीक है, याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए कहीं। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया? तो ग्रीन बुक का प्रारूप किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के प्रयासों का भारतीयों के समर्थन किए जाने संबंधित प्रश्न पर विभिन्न नेताओं के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेताओं ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की, और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आदर्श समय है, और सुभाष चंद्र बोस की राय थी कि यह स्थिति का लाभ उठाने और ब्रिटिश से आज़ादी छीनने का सही है। अगर जो थोड़ा भी पढ़ेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो भी ये कहीं ना कहीं सही कर लेंगे। तो 1 और 3 ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस असंतोष के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत अगस्त का प्रस्ताव के खिलाफ। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले जो सत्याग्रही थे उसमें कौन थे? विनोबा भावे जी, ये खूब पूछा गया है। उसके बाद कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। आइए देख लेते हैं कि सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर रूप में जाना गया इससे गांधी जी असंतुष्ट थे और उन्होंने क्या कर दी? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रकृति क्या थी? सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसक थी, और गांधी जी द्वारा सत्याग्रहियों को चयन करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की परिकल्पना की गई थी। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। स्वतंत्रता प्रदान करने से पूर्व भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी बात को तो विफर गए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। यही डोमिनियन राज्य जो इन्होंने कह दिया था, इसलिए यह प्रस्ताव इनका पारित नहीं हुआ था। ठीक है, यह संगठन के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों संस्थानों में अपनी भूमिका क्या करेगा? खुद निर्धारित करेगा। संविधान निर्माता परिषद द्वारा बनाए गए नियम संविधान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, मतलब कई इसी वजह से डोमिनियन स्टेट की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना, युद्ध समाप्ति के बाद प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन, भारत की रक्षा ब्रिटिश शासन के तहत ही रहेगी। तो इसमें पहला और तीसरा यानी 1 और 3 ऑप्शन सी सही है। यह इसमें कहा गया था क्रिप्स मिशन में, अभी ऊपर ही देखें। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा ये देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था और बाद में हेनरी विवियन डेरोजियो की भागीदारी के साथ प्रमुखता प्राप्त की। इस आंदोलन पर रूसी क्रांति का प्रभाव था। यह आंदोलन दीर्घकालीन प्रभाव डालने में विफल रहा। तो आप जान ही रहे हैं कि इसका आंदोलन की शुरुआत ही हेनरी विवियन डेरोजियो जी ने की थी। ठीक है, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। रूसी क्रांति का इस पर कोई प्रभाव नहीं था। यह दीर्घकालीन प्रभाव नहीं डाल सका। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, चालू कब किया गया? 1809 से 1831 द्वारा। 1826 में कलकत्ता आए थे, हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में ये हुए थे। अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कसंगत रूप से सोचने, सभी अधिक सवाल पर अधिक बोलने का, समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करने, पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं का इन्होंने विरोध किया था। 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया इन्हें इनकी व्यवहार के खातिर। महारानी विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और महारानी के भारत सरकार की सत्ता संभालने की घोषणा की। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राजकुमारों के साथ की गई संधि का समर्थन किया और उनके अधिकार गरिमा का सम्मान करने का वादा किया। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था। दोनों कहा था, 1 और 2 दोनों सही है। आज हमसे भी कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं।
भारतीय भाषाओं के अनुवाद किया गया और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सार्वजनिक रूप से इन्हें पढ़ा भी गया है। शाही उद्घोषणा जो की गई थी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1859 में नील विद्रोह ब्रिटिश औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा कृषि योग्य नील भूमि के अधिग्रहण के कारण हुआ था। 1873 में पूर्वी बंगाल में पबना कृषि लीग की स्थापना जमींदार के उच्च लगान वसूलने और काश्तकारों को बेदखल करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, व्याख्या आइए इसकी देख लेते हैं कि नील काश्तकारों का जो था 1859 में यह विद्रोह किया गया था। 1870 और 80 के दशक में पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदारी की दमनकारी प्रथाओं के कारण कृषि भूमि क्या थी, अशांत स्थिति में पहुंच गई थी। लगान सहारा लिया गया। पटना जिले के यूसुफशाही परगना के किसानों ने जमींदारों की मांगों का विरोध करने के लिए कृषि संघ या गठबंधन का गठन किया। यह जो संघर्ष था, अगर आप देखेंगे तो कहाँ था, पूर्वी पटना और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। संघर्ष का रूप मुख्य रूप क्या था, कानूनी प्रतिरोध था। इसमें बहुत कम हिंसा हुई थी। दिल्ली प्रस्ताव, अब यह क्या था कि इसने सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त मतदाता। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि। तो तीनों बात सत्य है, तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 देखें, 1, 2, 1, हाँ ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, खुदाई खिदमतगार के बारे में है, इसमें भी पूरा पोस्टमार्टम सर ने किया होगा कि खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तूनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक गंभीर हिंसक संघर्ष था। अंबेडकर ने दलित वर्गों को संबोधित करने के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया। तो ये दोनों चीज़ इसमें से कौन सा सही नहीं है, यही पूछा है। तो ये जान लीजिए कि अंबेडकर जी ने हरिजन शब्द का उपयोग नहीं किया था, तो ये दोनों गलत है, पहला और दो दोनों। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार कहाँ था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। ठीक है, यह अहिंसक संघर्ष था और गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए हरिजन, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल क्यों रहे, इसका कारण दिया गया है। विद्रोहियों का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण या भविष्य की कोई निश्चित दृष्टि नहीं थी। कुछ को छोड़कर उनके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा प्रभावी समर्थन न किया जाना। लगभग आधे भारतीय सैनिकों ने अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये सब कारण है इसकी असफलता का। सामाजिक आर्थिक मतलब हर क्षेत्र में एक तो सुयोजित नहीं थे, कोई संगठन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, एक दूसरे से इतना चीज़ें एकजुट नहीं हो पाए ये लोग। पहली बात तो समय से पहले जो डेट थी उससे पहले ही यही संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत से कारण थे, बहुत इनके कारण हैं। ये मेंस में पूछता भी है ऐसे लिखने का। ठीक है, सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। यह अधिनियम संबंधित था गांव में प्रत्येक किसान परिवार से एक सैनिक भर्ती को अनिवार्य बनाना, यूरोपीय सैनिकों को विशेष दर्जा प्रदान करना और भारतीय सैनिकों की स्थिति को नीचा करना, यह भी एक कारण था। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक भारतीय सैनिकों की विदेश में तैनाती करना, यही ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, जिसने क्या किया था, सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम प्रस्तुत किया। याद रखिएगा 1856 विद्रोह के समय यही वायसराय थे। प्रत्येक भारतीय सैनिकों की विदेश में तैनाती करना इसका लक्ष्य था। यह 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था, क्योंकि उन दिनों ब्राह्मणों के लिए समुद्र पार करना निषेध था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में लिखित कथन है, क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम को समाप्त कर दिया। इसने भारत में पहले से प्रचलित सरकार के संपूर्ण ढांचे को बदल दिया। इस अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को इंग्लैंड के द्वारा निगरानी और नियंत्रण रखना था। इसने भारत के राज सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया, जो भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण करेगा। कौन से सही है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसमें सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। इस अधिनियम को भारत में बेहतर सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त किया, ब्रिटिश क्राउन के सरकार को दिया क्षेत्र और राजस्व शक्तियों का स्थानांतरित करना। और इसकी क्या विशेषताएं थे, 15 सदस्यों वाली काउंसिलिंग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का निर्माण, सदस्य बनाना, और प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक ही यह सीमित रहा। अब 73 टोपे जे के बारे में बात की जाती है।
कि वे 1857 के भारतीय विद्रोह में सेनापति थे। वे कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों की लड़ाई में हार गए थे। इन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ सहयोग किया। तो ये दो सही है, लेकिन वह ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों की लड़ाई में हारे नहीं थे। तो 1 और 3 इसका सही है। इनका नाम क्या है, बहुत पूछा जाता है। आत्मारंग रामचंद्र पांडुरंग, ये सेनापति थे। नासिक महाराष्ट्र में जन्मे पांडुरंग, उनकी पत्नी क्या था, रुखमा बाई के इकलौते पुत्र थे। पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के घनिष्ठ मित्र थे यह, और इन्होंने कानपुर में लड़ाई जीती थी, हारी नहीं थी। अंग्रेजों के व्याप्त के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निम्नलिखित किन राज्यों को हड़प लिया था? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये सब थे। ठीक है, तो सतारा, संभलपुर, अवध तो विलय की नीति से था। तो 3, झांसी भी थी। तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया। कालक्रम, इसमें क्रम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा, संभलपुर, फिर उदयपुर, नागपुर, झांसी, अंत में 1856 पर अवध में अपना अधिकार इन्होंने किया। ठीक है, भारतीय इतिहास के मुगल काल में के दौरान प्रचलित परवान शब्द निम्नलिखित में से परवान क्या था? तो यह क्या था? उच्च अधिकारी द्वारा दिया गया, यानी परवान जारी हो गया, उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश। निशान क्या था? शाही परिवार के एक सदस्य का आदेश। फरमान क्या था? बादशाह का आदेश। परवान क्या था? उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए आदेश या सियाजा हुजूर का था, प्रांतीय अदालत की कार्रवाई। अब कर्नाटक के युद्ध के बारे में है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध से शुरू हुआ था। एल-लाप्लास संधि के तहत मद्रास को फ्रांसीसियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। वांडीवास की लड़ाई ने भारत में अंग्रेज के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया। तो ये 1 और 3 सही है। ठीक है, 44 से 48 में ऑस्ट्रेलिया युद्ध के कारण ये लड़ा गया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों को हराकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। एलास चैपेल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और मद्रास को अंग्रेजों को स्थानांतरित कर दिया गया और युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया गया, फ्रांसीसी को नहीं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ाया गया तीसरा कर्नाटक युद्ध का वांडीवास। ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी का संबंध सिराजुद्दौला जी से है। यह किससे संबंध है? कर्नाटक युद्ध, आंग्ला मराठा युद्ध, बक्सर की लड़ाई या प्लासी? तो प्लासी के युद्ध से है। 20 जून महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला ने एक कमरे में सबको बंद कर दिया था जिसमें वायसराय ही जिंदा निकले थे। इसी का बदला लेने के लिए प्लासी का युद्ध हुआ। परिणाम क्या था प्लासी के युद्ध के, ये भी समझ लीजिए। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों पर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया और फलस्वरूप व्यापार से राजस्व के लिए महत्वपूर्ण रियासतें प्राप्त कर ली। इसके परिणाम स्वरूप EIC को अधिक सैन्य लाभ प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC मतलब समझिएगा, जिसने उन्हें अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को बंगाल से दूर रखने में सहायता की। तो दोनों फ़ायदा इस प्लासी के युद्ध से हुआ। ठीक है, समझ गए कि ये कितने कमज़ोर हैं, आपस में संगठित नहीं रह सकते। सिराजुद्दौला के मीर मदान रण में ही मारे गए थे और अपनों ने गद्दारी की, आप जान ही रहे हैं। इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त कौन हुआ था? प्लासी का युद्ध में कोई संधि नहीं हुई, बक्सर के युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो आंग्ला फ्रांस से, प्रथम आंग्ला सिख तो अलग बात हो गई। 16 अगस्त 1765 को बंगाल के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और उसमें क्या कहा गया कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारी प्रदान, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की अनुमति नहीं थी। रियासतों में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी सही नहीं। ठीक है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम निर्मित किया। यह कैलिको बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो किससे? भारत में आयातित मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर भी आपने देखा था, वही फिर से। इसने पुरानी परंपराओं और नैतिक रीति रिवाजों का विरोध किया। इसने मूर्ति पूजा के विरुद्ध चर्चा आयोजित की। इसने महिला अधिकारों की शिक्षा की वकालत की।
तो तीनों आपने देखा था, अभी इसके पहले ही यह चर्चा हुई थी, तो ये प्रश्न आपके गलत होने नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर हुआ था। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। मौलाना आज़ाद ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य सभी कुरीति अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को हटाकर सिख धर्म को शुद्ध करना था। कौन सही नहीं है? तो दोनों सही, अर्थात केवल एक सर सैयद अहमद खान ने किया था, मौलाना आज़ाद जी ने नहीं। ठीक है, दूसरा तो सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कलकत्ता में भीखा जी कामा द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था। सेंट्रल हिंदू स्कूल को इस समाज के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाला मूल संगठन के रूप में चुना जाता है। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि कलकत्ता में नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। मैडम HP ब्लावात्स्की एक रूसी महिला, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसकी शाखा इन्होंने कहाँ खोली थी? 1882 में मद्रास के अडयार में अपना मुख्यालय स्थापित इन्होंने किया था। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत पहुंची और ओलकोट की मृत्यु के बाद इस सोसाइटी का नेतृत्व किया। बाद में यही लोग होम रूल आंदोलन चलाते हैं, एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी। 2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो कुछ करंट के प्रश्न हैं इसमें। तो चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागिता बनाना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? तो किसने किया? जम्मू कश्मीर ने। ये कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं। रामचंद्र नागास्वामी जिनका निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित है? ये क्या थे? पुरातत्वविद थे। भारत के किस राज्य ने देश का पहला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल? तो किसने किया? तमिलनाडु ने, सॉरी कर्नाटक ने। विकल्प बी याद रखिएगा। करंट के प्रश्न है कुछ, देख लेते हैं तेजी से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 7। सॉरी। योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सामान्य सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर? तो कॉमन सर्विस सेंटर, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को प्रदान किया गया? तो 29, ऑप्शन सी। कई एग्जाम में पूछा भी गया है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में डीप स्पेस फूड चैलेंज का चरण 2? तो किसके साथ? कनाडा, ऑप्शन ए। 2022 में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड फाइनेंस जीवन बीमा निगम की वैश्विक रैंक क्या है? तो 10 है वह, ऑप्शन डी। बीजिंग में शीतकालीन कितने भाग लिए थे? शीतकालीन में केवल 1, और वो कौन थे? आरिफ खान जी। ठीक है। ICC अंडर 19 कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय कौन थे? तो यश धुल्लू, ऑप्शन सी। एक कप्तान भी थे अंडर 19 कप के। विराट कोहली और उन्मुक्त चंद के बाद ये तीसरे हैं जिन्होंने अंडर 19 में कैप्टन होने के साथ शतक बनाया है। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? अमरावती, देहरादून, जबलपुर में ही यह स्थापित करने का